नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आप सबके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम प्रेप लिखने से जीतेंगे। आज हम जो है हमने आपको प्याजे का सिद्धांत बताया था। प्याजे के सिद्धांत में बहुत सारी चीज़ें बताई थी। प्याजे ने अपने सिद्धांत को जो है 4 भागों में विभाजित कर रखा था। पहला उसका जो भाग था वो ये था संवेदी पेशी अवस्था, ठीक है, इसको जो है सेंसर मोटर स्टेज भी कहते हैं। दूसरा जो भाग था वो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहा जाता है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था को प्राक संक्रियात्मक अवस्था भी कहा जाता है। यूपी टेट में ये 2 से 3 बार क्वेश्चन आया हुआ है। इस चीज़ को आप गौर करिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सिंपल से पूछा गया है उसकी एज क्या है, ठीक है। हमने आपको बताया 0 से 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, और इसे अंतर्दर्शीय जो है अवस्था भी कहते हैं, ठीक। इसके बाद तीसरा था मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है, इसको जो है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज भी कहा जाता है। और आखिरी और चौथा जो है उसे जो है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था कहा जाता है। इसे फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज भी कहा जाता है। लेकिन मूलतः जो हमको पढ़ना है, जो 1 to 5 में हमारे आने वाला है, वो जो है प्रथम जो 2 स्टेज हैं वही आने वाली हैं, ठीक है। एक तो आपका सेंसर मोटर स्टेज, दूसरी आपकी प्राक संक्रियात्मक अवस्था। अब इनके बारे में हमने आपको डिटेल में बता दिया है। पिछली क्लास में आपको हमने डिटेल में बताया है, और वीडियो आप ध्यान से देखेंगे तो बहुत अच्छा वीडियो हमने बनाया है और बहुत ही बारीकी से उसको बताया, बहुत सरल तरीके से बताया। मुझे लगता है कि 1 या 2 बार आप देख लेंगे तो बहुत आसानी से चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी और रट भी जाएंगी, याद हो जाएगा, ठीक है। आज जो हम बताने जा रहे हैं कि जो शिक्षा में उपयोगिता क्या है, ठीक है, इसकी विशेषताएँ क्या हैं, आखिर ये सब जो है क्यों पूछा जाता है, इतना अधिक क्यों प्रचलित है ये, सही। सबसे ज़्यादा पूछा जाता है प्याजे 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 सबको। अगर जो यूपी टेट सी टेट कोई भी टेट परीक्षा हो हिंदुस्तान के अंदर, भारत के अंदर, इंडिया के अंदर, अगर जो कोई भी शिक्षक पात्रता परीक्षा होती है तो उस परीक्षा के अंतर्गत प्याजे जरूर पूछे जाते हैं। वो कहीं से छूते नहीं हैं, चाहे वो 1 to 5 हो, चाहे 6 to 8 हो, ठीक है। तो आज हम जो है इनके विशेषताओं के बारे में बात करेंगे और इनकी जो उपयोग है शिक्षा में उसके बारे में बात करेंगे। कई लोगों ने हमसे कहा सर कमियों पे भी थोड़ा सा प्रकाश डाल दीजिएगा, लेकिन कमियों से आज तक कोई क्वेश्चन कहीं भी किसी भी मतलब जो मेरी नॉलेज में परीक्षाएं हुई हैं उनमें बहुत विशेष जो है कोई वो नहीं आया, लेकिन फिर भी आप कहेंगे तो मैं एक छोटा सा वीडियो 4-5 मिनट का उसका भी बना दूंगा, आप निश्चिंत रहिएगा। देखिए, प्याजे ने कहा कि सीखना एक क्रमिक और आरोही प्रक्रिया है, ठीक है। ये बात प्याजे ने बताई और इसकी विशेषता यही है कि सीखना, उन्होंने कहा कि क्रमिक है, मतलब किसी भी तरह से डिस्ट्रैक्शन नहीं है उसका, वो बिल्कुल ट्रैक पे चलती रहती है, ठीक है। आरोही प्रक्रिया, आरोही और अवरोही 2 शब्द होते हैं। आरोही का मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम में और अवरोही का मतलब होता है घटते हुए क्रम में। यहाँ पे आप चाहे तो मैं मेंशन भी कर दूं, ठीक है, ये और हाँ, ठीक है, ठीक। तो मैं यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ आरोही। आरोही का मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम। बड़ा कन्फ्यूजन रहता है इसमें, तो इसमें कन्फ्यूजन वाली कोई वो नहीं है, बात नहीं है, ठीक है। और ये होता है अवरोही, ठीक है। अवरोही का मतलब होता है घटते हुए क्रम में। ठीक है, तो पहली लाइन क्या थी कि एक क्रम से चलता है, ठीक है, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं कि बीच में आके जो है काखा का हम सीख रहे थे, बीच में आके जो है शब्द घुस गए, नहीं, ठीक है। हम अल्फ़ाबेट सीख रहे हैं तो अल्फ़ाबेट के साथ साथ मात्राएं जब सीखेंगे, पहले मात्राएं सीखेंगे, स्वर सीखेंगे, फिर व्यंजन सीखेंगे, व्यंजन के बाद में 2 अक्षर वाले शब्द सीखेंगे, ठीक है, फिर उसके बाद 3 अक्षर वाले शब्द सीखेंगे। तो एक क्रम से होता है इन सब चीज़ों को। और आरोही मतलब अब बढ़ रहा है धीरे धीरे, छोटे शब्दों से शुरुआत की गई 2 अक्षर से, 3, 4, 5 अक्षर, 7 अक्षर तक के शब्द जो है हम लोगों ने पढ़ने स्टार्ट किए, तो यानी वो बढ़ रहा है। और फिर शब्द से वाक्य बनाना सीखा, वाक्य से जो है पैराग्राफ पे बात हुई, पैराग्राफ पढ़ना सीखा, उनके अर्थ निकालने सीखे, क्या क्या होता है, मतलब क्या क्या है इन सब चीज़ों के, ठीक। दूसरी बात है सीखने के लिए पर्यावरण और क्रिया 2 मूल आवश्यकताएं होती है। पर्यावरण और क्रिया मूल आवश्यकताएं हैं, यहाँ पे कॉमा लगा सकते हैं आप, ठीक है। पर्यावरण और क्रिया क्या है, मूल आवश्यकताएं हैं। मतलब किसी भी तरीके का अगर पर्यावरण मतलब एटमॉस्फेयर यानी माहौल नहीं है, ठीक है, आप कहीं जाते हैं किसी भी चीज़ के लिए तो सबसे पहले माहौल देखते हैं कि माहौल क्या है, माहौल यानी आपके अनुकूल है कि नहीं है, यही तो देखते हैं ना। तो बस सेम वही चीज़ें शिक्षा के अंतर भी रिलेटेड होती हैं कि हम देखना क्या है, माहौल देखना है, यानी
जो एटमॉस्फेयर है वो, और दूसरी चीज ये है कि उस एटमॉस्फेयर यानी उस माहौल में, उस पर्यावरण के अंतर जाने के बाद में उसकी जो क्रिया भी करनी आवश्यक होती है। अब आप अगर जो क्रिया नहीं करेंगे, सिर्फ माहौल में ही चले जाएंगे तो सीख नहीं पाएंगे। यानी सीखने के लिए पर्यावरण और क्रिया दो चीजें होती हैं, दोनों ही आवश्यक हैं। ठीक है, पर्यावरण जरूरी है तो क्रिया भी करना बहुत जरूरी है, बिना क्रिया के कुछ हो नहीं सकता। मान लिया अगर जो आपको स्कूल के अंदर छोड़ दिया जाए और आप कुछ करें ही ना, ठीक है, आपने पेन चलाना ही नहीं पकड़ा, आपने पेंसिल नहीं पकड़ी, आपने चौक नहीं पकड़ी, ठीक है, तो आप सीख कैसे पाएंगे? यदि आप एक प्रशिक्षु शिक्षक हैं आप, ठीक है, आपको यहाँ पे बोर्ड पे खड़ा कर दिया जाए, माहौल मिल गया आपको, सब कुछ है, यहाँ पे बच्चे हैं, ठीक है, सारी चीजें हैं, अब आप यहाँ पे आके खड़े हो जाएं, ठीक है, पढ़ाना स्टार्ट ना करें, ठीक, तो कैसे इस चीजों को जो है सीख पाएंगे? तो बस वही चीज है, जैसे आप शिक्षक बनने की प्रक्रिया के अंतर्गत सारी चीजें सीखने की कोशिश करते हैं और उसके लिए भी एक एटमॉस्फेयर होती है। आपने जब डीएलएड नहीं किया था, आपने जब बीएड नहीं किया था, उस दौरान क्या था आपके साथ में? ठीक है, आपने कभी सोचा था कि हम माइक्रो टीचिंग करेंगे, सूक्ष्म शिक्षण करेंगे हम, ठीक है, हमारे कहीं जो है क्लासेस लगेंगी, हम किसी जो है प्राथमिक विद्यालय में जाकर ट्रेनिंग करेंगे? नहीं सोचा था। बस सेम वही चीजें हैं कि सीखने के लिए पर्यावरण, अब पर्यावरण मिल गया है तो उसके साथ कुछ करना पड़ेगा, ठीक है, जब तक आप करेंगे नहीं तब तक पर्यावरण होने का कोई मतलब नहीं है। तीसरी बात यह है कि निम्न स्तर की जो शिक्षा है उस पर अमूर्त चिंतन, अमूर्त चिंतन का मतलब समझ रहे हैं, जो हम फॉर्मल की बात कर रहे हैं, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है जो हम उसकी बात कर रहे हैं, अमूर्त स्टेज वही है, ठीक है, तो अमूर्त चिंतन में कम, ठीक है, और उच्च स्तर पर अधिक होता है। यानी निम्न शिक्षा स्तर पर अमूर्त चिंतन जो होता है, जो फॉर्मल जो चीजें सीखने वाली होती हैं वो कम होती हैं और उच्च स्तर पर ये अधिक हो जाती हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिएगा और इस पे आप चाहे तो टिक भी कर सकते हैं इसको, ठीक है। यानी शिक्षा का स्तर जो होता है, अगर जो वो निम्न है, ब्लैक से कर देते हैं थोड़ा सा अच्छा लगेगा आप लोगों को, ठीक है, शिक्षा का स्तर अगर जो निम्न है तो अमूर्त चिंतन भी कम हो जाएगा, और शिक्षा का स्तर अगर जो उच्च है तो अमूर्त चिंतन क्या हो जाएगा? अधिक हो जाएगा, ठीक। तीसरी बात यह है कि औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था के बाद संपूर्ण बौद्धिक विकास हो जाता है। देखो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था कौन सी, ठीक है, यानी जो चौथी वाली अवस्था है जिसे फॉर्मल स्टेज कहा जाता है, ठीक है, अमूर्त चिंतन भी यहीं से स्टार्ट होता है, यहीं से शुरुआत होती है। इसके बाद संपूर्ण बौद्धिक विकास हो जाता है। बौद्धिक विकास होने का मतलब यह है कि अब बालक जो है तर्क करने लगा है, समस्याएं हैं तो उसका समाधान ढूंढने लगा है, और उन्हीं समस्याओं, जो समस्याएं हैं उन समाधान करने के साथ साथ वो उनसे क्या सीख रहा है। तो मेन चीज ये है, समस्या और तार्किक ढंग से जो है उसको प्रभावित कर रहा है। जो भी समस्याएं हैं, ऐसा नहीं है कि तर्क नहीं है, जो भी समस्याएं हैं उनको सॉल्व करता है, उनका समाधान निकालता है, उनसे वो सीख रहा है और तार्किक ढंग से सीख रहा है। यानी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था के बाद की बात कर रहे हैं, यहां पर क्या हो जाता है? संपूर्ण बौद्धिक विकास हो जाता है, यानी अपने आप में ये कह लो कि परिपक्व हो जाता है बालक, ठीक। चौथी बात यह है, चिंतन और खोज की शक्ति बालक की जैविक परिपक्वता, अनुभव एवं दोनों की अंतः क्रिया पर निर्भर करती है। देखो बहुत लंबा सेंटेंस है, थोड़ा सा आप इसको समझ लो। चिंतन और खोज, ठीक है, यानी जो थिंकिंग पावर, जो थॉट्स होते हैं, ठीक है, हमारे होंगे, आपके होंगे, और भी जो बच्चे होंगे उनके थॉट्स होते हैं, उन थॉट्स की जो, और उनको जो है खोज करने की, यानी जो भी चीज़ आपको क्या डिस्कवरी करनी है, ठीक है, उसकी खोज की जो शक्ति होती है वो बालक की जैविक परिपक्वता। जैविक परिपक्वता का मतलब होता है कि अपने परिवार से, यानी माता पिता से, जैविक तो वही हुए ना, ठीक है, बायोलॉजिकल जो है स्टेज की बात कर रहा है तो वो क्या हुआ? तो माता पिता हुए, और माता पिता से जो वो सीख के आता है उसकी जो परिपक्वता है, उसका जो अनुभव है, दोनों की अंतःक्रिया यानी दोनों के मेल से, दोनों के इंटरेक्शन से, ठीक है, ये निर्भर करता है, क्या? सीखना निर्भर करता है। इतनी बात क्लियर है? बहुत ज्यादा कठिन कुछ भी नहीं है, बस आप बातों चीजों को आप ध्यान दें। चिंतन और खोज की शक्ति, ठीक है, किसकी शक्ति? चिंतन और खोज की शक्ति। किस पर? बालक के जैविक परिपक्वता, अनुभव एवं दोनों पर निर्भर करती है। जैविक परिपक्वता पर भी निर्भर करती है, अनुभव पर भी निर्भर करती है, और दोनों पर भी निर्भर करती है। यानी जैविक परिपक्वता और अनुभव का जो दोनों साथ हैं तो दोनों पर निर्भर करती है। जैविक परिपक्वता माता पिता हो गए आपके, अनुभव जो सीख रहा है, और जो माता पिता के द्वारा उसे मिला है जो अनुभव, जो सीखने का अनुभव मिला है, उन दोनों को अगर जो अंतःक्रिया पर निर्भर करती है, उन दोनों की अंतःक्रिया पर निर्भर करती है। बस इतनी सी बात है, ठीक है, यहां तक क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए, और अगर जो हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है।
और इसके बाद में आ जाते हैं प्याजे के सिद्धांत का शिक्षा में उपयोग क्या है। अब भैया का जो प्याजे का सिद्धांत है, इतना लोग उसकी जो है चर्चा कर रहे हैं, तो उसका शिक्षा में उपयोग क्या है, इस बात को भी हमें ध्यान देना है। लिखा हुआ है कि स्वक्रिया द्वारा सीखने पर बल दिया। अब भैया स्वक्रिया द्वारा सीखने पर बल दिया का मतलब क्या, कि सेल्फ डिपेंड हो जाओ, आप करोगे तभी सीख पाओगे। ठीक है, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो जब चलना सीखते हैं तो खड़े होते हैं सर्वप्रथम, और उसके बाद एक कदम बढ़ाएंगे, दो कदम बढ़ाएंगे सहारे के साथ साथ, लेकिन धीरे धीरे क्या, अगर सहारा आप दे रहे हो और वो खुद चलने की कोशिश नहीं करेंगे तो स्वक्रिया उनकी नहीं हो पाएगी। ठीक है, बच्चा जब स्कूल जाता है, जब विद्यालय जाता है, नई नई अवस्था में होता है, तो वो वहाँ से जो कुछ सीख के आता है वो खुद बनाने का प्रयास करता है। ठीक है, अगर बनाने का प्रयास नहीं करेगा तो बच्चा सीख नहीं जा पाएगा। यानी किस पर बल दिया, स्वक्रिया द्वारा। खुद आप जब तक नहीं करेंगे, स्वयं के द्वारा कोई क्रिया नहीं करेंगे, तब तक आप सीख नहीं पाएंगे। अनुकरण और खेल को महत्व दिया, यानी किसी भी तरह चीज को अनुकरण, यानी जैसे मैं बोल रहा हूं तो वही आप अनुकरण करें, उसका वही आप रिपीट करें, तो वही क्या है, यही अनुकरण है। ठीक है, कोई भी चीज है, जैसे कहा जाता है, कहा क्या जाता है, आप लोगों ने देखा भी होगा, विद्यालयों में ऐसी ऐसी चीजें होती हैं। हमने आपको कुछ दिन पहले एक वीडियो में उदाहरण दिया था, मुझे याद नहीं आ रहा, कि कहा जाता था का से कबूतर उड़ रहे थे, तो बच्चे भी ये कहते हैं, गा के पढ़ रहे हैं उस चीज को, यानी अनुकरण द्वारा सीख रहे हैं। क्या, अब उनको याद हो जाएगा कि का से क्या होता है, कबूतर होता है। ठीक है, खा से खरगोश चर रहे थे। ठीक है, ये चीजें हो जाती हैं। अब जैसे आ से अनार, ठीक, ये सारी चीजें हो जाती हैं। तो वो गा के जो हम जो बोल रहे हैं वही बच्चे अनुकरण कर रहे हैं, और बच्चे अनुकरण कर रहे हैं तो वो सीख रहे हैं। अब खेल खेल में भी सीखने की बात आ जाती है, जैसे कि जो आपके अल्फाबेट्स हो गए, उनके आप जो है, जो छोटे छोटे खिलौने होते हैं वो दिए जाते हैं कि ए क्या है, ये ए बना हुआ है, ये क्या है, एप्पल है। ठीक है, इसको ऐसे किया जाता है, तो एप्पल का जो है साइन होगा, और ए फॉर एप्पल होगा, और एप्पल बना होगा उसी में। ठीक है, तो ये चीजें होती, का से कबूतर है, उसके भी खिलौने दिए जाते हैं। यानी जो टीचिंग एड्स में आप प्रयोग करते आए हैं, ठीक है, जो आपके टीचिंग एड्स थे उन्हीं की बात कर रहे हैं, और वो खेल खेल में आप सिखाएंगे उनको। को बहुत सारी गिनतियां हैं, अब गिनतियों को उनको बता दिया कि ऐसा करो बच्चा, 1 से लेकर 10 तक की गिनतियां हैं, तो बच्चा आप इनको क्रम में लगाइएगा। जब बच्चे क्रम में लगाएंगे इनको, तो वो क्रम, वही चीज वो सीख रहे हैं और लगा क्या रहे हैं, गिनतियां लगा रहे हैं। फिर उनको याद आ जाएगा, नहीं 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 4 आता है। पहले पता नहीं था उनको इन सब चीजों को क्रम में लगाने, आपने सिखाया उनको, खेल के द्वारा सिखाया, तो बस वही चीज है। दंड ना देने पर बल दिया, ये बहुत बड़ी चीज थी। ठीक है, अब ये बहुत पहले था, लेकिन प्याजे ने तो पता नहीं कब जो है अपना सिद्धांत दिया था, लेकिन हिंदुस्तान के अंदर जो बेसिक शिक्षा थी उसमें लागू नहीं किया गया था। जब नई शिक्षा नीति 2005 आई थी, ठीक है, तब उसके बाद में प्याजे, वाइगोत्स्की और ये सारे जो कोहलबर्ग, ये सब लोग आए, उभर के आए। ठीक है, तब लागू किया गया। हमारे लोगों के ज़माने में तो कहा जाता था जितना कूट दो बच्चे को उतना ही सीख पाएगा वो, जब तक आप कूटोगे नहीं तब तक वो सीख नहीं पाएगा। यानी हम लोगों के समय में तो जो है डर के द्वारा शिक्षा दी जाती थी। 90s के आसपास आप देख लीजिएगा, 90s 91, 92, 93 के आसपास देख लीजिए कि मतलब अगर जो टीचर चला जाता था, कुछ कुछ तो ऐसे शिक्षक थे जिनका नाम सुनते ही लोग डर जाते थे, बच्चे डर जाते थे कि अरे मास्टर साहब आ रहे हैं, सर जी आ रहे हैं, अब तो जो है होमवर्क करके नहीं लाए, अब तो हमारी हालत खराब हो जाएगी। तो वही चीज है। ठीक है, लेकिन प्याजे ने कहा कि नहीं, बालक को दंड नहीं देना है। ठीक है, अनुकरण और खेल के द्वारा सिखाने की बात की, स्वक्रिया के द्वारा सिखाने की बात की। ये शिक्षा में उपयोग किसको करना है, शिक्षक को करना है। यानी आप तो शिक्षु हैं, हम आपके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो तीसरी बात उन्होंने बताई कि प्याजे के द्वारा दिए गए सिद्धांत में आयु क्रम के अनुसार शिक्षा देनी चाहिए। मतलब उन्होंने कहा कि जो हमने अवस्थाएं बताई हैं, ठीक है, सेंसर मोटर स्टेज बताई है, प्राक संक्रियात्मक अवस्था बताई है, ठीक है, प्री ऑपरेशनल स्टेज कहा जाता है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था यानी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज कहा जाता है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था यानी फॉर्मल जो है ऑपरेशनल स्टेज कहा जाता है। उन अवस्थाओं के अनुसार आयु क्रम में शिक्षा देनी चाहिए। यानी जो उन्होंने श्रेणी डिवाइड की है, जो एक कैटेगरी उन्होंने बनाई है, उस कैटेगरी के अनुसार क्रम से बालक को शिक्षा देनी चाहिए, तभी वह सीख पाएगा। नहीं तो यदि आप 2 से 7 वर्ष यानी प्राक संक्रियात्मक अवस्था के बालक को यदि कंक्रीट की आप शिक्षा देना शुरू कर देंगे
तो वो फिर सीख नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि उसका लेवल वहाँ तक क्लियर नहीं हुआ है। आपको सबसे पहले जब आप कोचिंग के अंदर आए थे तो उसके पहले आपको सीख के आए होंगे, आपको पता रहा होगा, बेसिक्स पता रहे होंगे, आपने क्लास जो की है उसके पहले आपको पता रहा होगा कि साइकोलॉजी नाम की कोई एक बला होती है, उस बला के अंतर्गत एक छोटी सी बला होती है, चाइल्ड साइकोलॉजी जिसको कहा जाता है, बाल मनोविज्ञान कहा जाता है। ठीक है, उस बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत आप इस सब चीज़ों को पढ़ रहे हैं। तो यानी अगर आपको पुराना क्लियर नहीं होता, आपको साइकोलॉजी पता नहीं होती, आपको मनोविज्ञान नहीं पता होती, तो आप इस चीज़ को जान नहीं पाते। मनोविज्ञान से पहले आपको विज्ञान पता रही है और बताया गया कि विज्ञान की एक शाखा है। ठीक है, तो बस वही चीज़ें हैं। यानी जो आपके प्याजे जी हैं, प्याजे महोदय ने कहा है कि जो सिद्धांत हमने दिया है उस सिद्धांत में जो आयुक्रम हमने निर्धारित किया है उसी के अनुसार शिक्षा होनी चाहिए। ठीक है, चौथी बात ये कही कि बुद्धि परीक्षण में व्यवहार की उपयोगिता होनी चाहिए। यानी जो IQ का जो टेस्ट होता है उसमें व्यवहार की उपयोगिता होनी चाहिए। यानी आपका जो बिहेवियर है वो भी आप सीख के ही आए हैं। आप अगर जो किसी से अच्छे से बात कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, आपने देखा होगा, यदि पढ़ा लिखा आदमी नहीं है तो वो अच्छे से बात नहीं कर सकता। एक दो अपवाद भी होते हैं। ठीक है, दिमाग पे ज़्यादा जोर मत दीजिएगा, इन सब चीज़ों को आप ध्यान रखिएगा। तो बस वही चीज़ है कि वो कह रहे हैं कि व्यवहार की उपयोगिता होनी चाहिए। यानी यदि बच्चा संस्कारी है, यदि बच्चा रिस्पेक्ट कर रहा है तो उसको भी IQ के अंदर लाना चाहिए, क्योंकि वो भी एक सीखने की प्रक्रिया और वो सीख के आया है। अंकल को अंकल कहना चाहिए, ताऊ को ताऊ कहना चाहिए, चाचा को चाचा कहना चाहिए, मामा को मामा कहना चाहिए। ठीक है, ये सब बड़े बुजुर्ग हैं, इनके रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उनके पैर छूने चाहिए, उनको नमस्ते करना चाहिए, उनसे गुड मॉर्निंग करनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, ये व्यवहार है। और इसी उपयोगिता को, इसी चीज़ को उन्होंने कहा कि बुद्धि परीक्षण में होनी चाहिए। यानी बुद्धि परीक्षण यदि आप कर रहे हैं किसी बच्चे का तो उसमें व्यवहार की उपयोगिता आवश्यक है, ये जान लीजिए। प्याजे महोदय ने ये बात कही है, प्याजे के सिद्धांत के अंतर्गत हम बात कर रहे हैं। शिक्षण अधिगम में चालक और अभिप्रेरण का उपयोग होना चाहिए। चालक मतलब ड्राइवर्स। ठीक है, ड्राइवर्स का मतलब होता है कि आप ड्राइवर्स हैं, यानी शिक्षक जो है वो ड्राइवर्स है, वो मोटिवेशन देगा इस सब चीज़ों का और वही उपयोग करना चाहिए। अब अगर जो आप मोटिवेशन नहीं दे पा रहे हैं बच्चे को तो आप सिखा नहीं पाएंगे, क्योंकि जब तक अभिप्रेरण नहीं होगा तो बच्चा सीखेगा ही नहीं। ठीक है, और मोटिवेशन कैसे दिया जाता है? आप देखा होगा कि घर से स्टार्ट करते हैं। मैंने कहा प्रथम पाठशाला क्या है बच्चे की? प्रथम पाठशाला बच्चे की घर होती है, माता पिता होते हैं, वहीं से स्टार्ट करते हैं। सर्वप्रथम यही कहा जाता है बच्चे को कि बेटा आप ये काम नहीं करोगे तो बिल्ली आ जाएगी, आपको काट लेगी, ये काम नहीं करोगे तो शेर आ जाएगा, है ना। डराया जाता है इन सब चीज़ों को, तो वो एक मोटिवेशन दिया जाता है। ये भी कहा जाता है कि आप अगर जो आप ऐसा कर लेंगे तो फिर हम आपको जो है ये खिलौना ला के देंगे, आपको ये मीठा ला के देंगे। ऐसे ऐसी चीज़ें आपको बताई जाती हैं, मोटिवेशन दिया जाता है। स्कूल में जाने के बाद में बच्चों को यही सिखाया जाता है कि आप लोग ऐसा करिए कि 1 घंटे ये काम कर लीजिए या आधे घंटे ये काम कर लीजिए, तो फिर हम आपको खेलने के लिए समय देंगे, आपको बॉल से खिलवाएंगे, आपको बैट से खिलवाएंगे, बैडमिंटन देंगे आपको। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। बस इन्हीं सब चीज़ों को लेकर उन्होंने कहा है कि अधिगम में चालक और अभिप्रेरण का उपयोग करना चाहिए। और उपयोग कौन करेगा? शिक्षक ही तो करेगा। यानी हम करेंगे, आप करेंगे। अभिप्रेरण हम आपको मोटिवेशन दे रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं इन सब चीज़ों का, और अगर जो मोटिवेशन नहीं दे रहे हैं तो इसका मतलब हम सिखाने में असफल रहेंगे। ठीक है, मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है सिखाने के लिए, और सिखाने के लिए मोटिवेशन और सीखना दोनों चीज़ें एक दूसरे के जो है पूरक होती हैं। यहाँ तक बातें क्लियर है? एक आध अपवाद हर जगह होते हैं, तो अपवादों पे गौर मत करिएगा, मूल चीज़ों पे गौर करिएगा। अपवाद 1% होता है, यानी 1% होता है, और आपके जो मूल चीज़ें होती हैं वो 99% होती हैं। तो अपवादों पे गौर मत करिएगा, जो चीज़ें हमने बताई हैं इन सब चीज़ों पे आप गौर करिएगा। इसके बाद में हम वाइगोत्स्की के सिद्धांत पर चर्चा करेंगे। नेक्स्ट वीडियो आपको वाइगोत्स्की के सिद्धांत का मिलेगा। हमारा आपका चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहिएगा। और दीपावली के बाद आप लोगों से मुलाकात हो रही है, थोड़ा सा लंबा गैप हो गया है, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं, लेकिन आप लोगों को अब निरंतर वीडियोस मिलते रहेंगे। और जैसा कि मैंने वादा किया था कि आपके एग्ज़ाम के पहले मैं आपको कोर्स कंप्लीट करा दूंगा, आपको MCQ भी करा दूंगा, सारी चीज़ें आपको उपलब्ध करा दूंगा। ठीक है, अगली क्लास तक के लिए धन्यवाद। आपका अपना चैनल है एग्जाम प्रेप, लिखने से जीतेंगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहिएगा। धन्यवाद।